हेलो स्टूडेंट, एनपीआई स्कूल अमृतसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले जो वीडियो थे उससे आगे का लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। कि लोकसभा यानी हमारी संसद का एक महत्वपूर्ण क्या है सदन होता है, आप जानते हो। और लोकसभा संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां कार्य हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि लोकसभा का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार किया गया है कि हमारे भारत देश के लिए एक लोकसभा होगी और लोकसभा के कुछ कार्य होते हैं कि वो कार्य भी करती है। तो सबसे पहला कार्य देखिए इसकी विधायी शक्तियां। लोकसभा का सबसे पहला कार्य कौन सा है? विधायी शक्तियां। कि कोई भी विधेयक होते हैं वो हमारे देश की जो संसद है वही उनको पारित करती है। और संसद में भी यानी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, उनमें पारित होने के बाद में ही कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्तियां। किस विधायी शक्तियों में देखिए कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है और जितने भी विधेयक हैं, साधारण विधेयक होते हैं, वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा में भी किए जा सकते हैं और राज्यसभा में भी। लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे हम महत्वपूर्ण विधेयकों में देखो जितने भी होते हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं। अगर मान लो किसी विधेयक पर दोनों सदनों में आपस में मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद होने की स्थिति में उस विधेयक को पारित करने के लिए हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक। और उस संयुक्त बैठक में वह निर्णय करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट यही भी गलती कर देते हैं कि लोकसभा की जो संसद की यानी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो किसी भी विधेयक पर आपस में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का भी प्रावधान होता है। लेकिन एक चीज स्पेशल है कि संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जैसे संविधान संशोधन शक्ति, आप जानते हो 34 नंबर की। तो संविधान संशोधन के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती कभी भी। तो विधायी शक्ति आपकी समझ में आ गई होगी। किस विधायी संबंधी शक्तियों में कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है और साधारण विधेयक संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, लोकसभा में। तो ये तो होती है संसद की यानी लोकसभा की विधायी शक्तियां। दूसरी आती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति का मतलब क्या होता है कि ये धन से संबंधित होती है, यानी वित्त विधेयक होता है। अब ये जानते हो आप वित्त के संबंध में पूरा नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का। कि वित्त पर पूरा नियंत्रण किसका है? लोकसभा का है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब किसी भी विधेयक, जैसे मान लो वित्त विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक विलंब कर सकती है। 14 दिन विलंब, यानी इससे विलंबकारी शक्ति प्राप्त है और इससे ज्यादा इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्त पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का ही है और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और वित्त के संबंध में केवल राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि इसे 14 दिन तक विलंब कर सकती है। वित्त पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का होता है। तो ये वित्त विधेयक संबंधी शक्ति। तीसरी शक्ति आती है कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की जो लोकसभा होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण की भी उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि आप जानते हो कि मंत्री परिषद
जो हमारे देश की लोकसभा में जो मंत्री परिषद बनती है संसद में, वो मंत्री परिषदें सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। इसलिए लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के रूप में काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। तो ये इसकी नियंत्रणकारी शक्ति होती है कि लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्ति भी उसे प्राप्त होती है, और वो नियंत्रण किसके माध्यम से रख सकती है? जैसे काम रोको प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, शून्यकाल है, शून्यकाल जैसे इनके माध्यम से प्रश्न पूछकर आदि के माध्यम से वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्ति में क्या होता है कि हमारे देश की जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कंपटीशन में क्वेश्चन बार बार आता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसमें आपको आंसर लिखना है मात्र लोकसभा के प्रति। तो ये तीसरी शक्ति। चौथी शक्ति आती है संविधान संशोधन की शक्ति, कि हमारे देश के जो संविधान है उसमें संविधान कौन कर सकता है? संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त होती है। तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो आप जानते हो, संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद। कि हमारे देश में संसद अनुच्छेद 368 के तहत कि हमारे देश के संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अब संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की समान शक्तियां हैं, दोनों को उस पर बराबर अधिकार है। अगर मान लो से एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। और हमारे देश के संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का कार्य संसद करती है, और संसद अपने 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में 2/3 बहुमत के द्वारा यानी 2/3 बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान में संशोधन भी देखो दो प्रकार के होते हैं, साधारण और एक विशेष संशोधन। साधारण संशोधन और विशेष संशोधन। तो साधारण संशोधन तो देखो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो साधारण संशोधन कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष संशोधन भी हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के अलावा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, कि लोकसभा और राज्यसभा के अलावा उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी वह विधेयक पारित होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो उसे बोलते हैं विशेष संविधान संशोधन विधेयक। जो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के भी 2/3 बहुमत की उसमें आवश्यकता पड़ती है, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। अब देखो संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर मान लो संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा है, कि जैसे मान लो राज्यसभा ने दूसरी पारित कर दिया लेकिन लोकसभा नहीं कर रही है, या लोकसभा ने कर दिया या राज्यसभा नहीं कर रही है, तो उस समय जैसे पहले साधारण विधायी शक्ति में आपको साधारण विधेयकों के बारे में बताया कि साधारण विधेयक अगर मान लो एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसकी हमारे देश का राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में उसे संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार उसके। अब देखिए आप आगे संविधान संशोधन की शक्ति कि भारतीय संविधान में संशोधन कौन कर सकती है। तो देखो संविधान में संशोधन दो प्रकार से होता है, जो साधारण संशोधन
एक होता है विशेष संशोधन। साधारण और विशेष संशोधन। कि साधारण संशोधन किए जा सकते हैं और विशेष संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो संविधान में देखो, संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान संशोधन की दृष्टि से दो प्रकार का होता है, एक तो कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। एक तो कौन सा संविधान होता है? कठोर, एक लचीला। तो जो लचीला संविधान का जो उदाहरण है वो तो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? लचीला संविधान है। जबकि कठोर संविधान का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और हमारे भारतीय जो संविधान है कठोर एवं लचीलेपन दोनों का क्या है? मिश्रण है। हमने भारत में, क्योंकि भारतीय संविधान कैसा है? बेमेल तत्वों का जमावड़ा, अलग अलग देशों से इसने अलग अलग विशेषताएं ग्रहण की हैं। तो साधारण संशोधन और विशेष संशोधन, दो प्रकार से संशोधन होता है। और संविधान में संशोधन की शक्ति जैसे लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की जो शक्ति है, दोनों की कैसी शक्ति है? समान शक्ति है। तो हमारे देश के संविधान में संशोधन है, संविधान में संशोधन है, संशोधन है संसद का अनुच्छेद 368 आर्टिकल या अनुच्छेद यानी 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद अपने दोनों सदनों की 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में देखो दो प्रकार का होता है संविधान मूल रूप से, वैसे एक कठोर, एक लचीला। और संविधान में जो संशोधन है दो प्रकार का है, तो साधारण संशोधन और विशेष संशोधन। साधारण संशोधन है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। लेकिन विशेष जो संशोधन है वो संसद के दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण जो विशेष बात है कि संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। विधायी समिति शक्ति बता दी मैंने कि अगर कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक ही बुला सकता है। लेकिन संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। वह संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं रखता है, उसके पास ये पावर नहीं होता है। तो संविधान संशोधन के बाद में देखिए पांचवी जो महत्वपूर्ण शक्ति है लोकसभा की, वो निर्वाचन संबंधी शक्ति। कि उसे निर्वाचन संबंधी शक्ति उसे प्राप्त होती है। तो निर्वाचन के संबंध में देखिए निर्वाचन जो संबंधी शक्ति है ये भी समान, ये तीन शक्तियां यानी लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं, संविधान संशोधन, निर्वाचन और महाभियोग। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में कि भाई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्यों के बिना आप जानते हो इनका निर्वाचन नहीं हो सकता। तो निर्वाचन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। और तीसरी जो समान शक्ति है वो कौन सी है? महाभियोग संबंधी शक्ति। कि हमारे देश की जो संसद है और संसद के भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में यानी कुछ ऐसी जैसे उनके ऊपर महाभियोग लगा सकती है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विरुद्ध उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनके विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव है, महाभियोग संबंधी जो प्रस्ताव है वो कौन ला सकती है?
लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के ला सकती है। तो महाभियोग संबंधी सिर्फ शक्ति होती है और लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की कैसी शक्ति है, समान शक्ति है। तो ये लोकसभा की शक्ति है कि लोकसभा का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 द्वारा, कौन से अनुच्छेद द्वारा किया गया है, 81 द्वारा लोकसभा की स्थापना की गई है कि भाई देश के लिए एक लोकसभा की, और लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा की पहली संबंधित शक्ति है विधायी संबंधी शक्ति कि भाई कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त संबंधी जो शक्ति है कि वित्त के संबंध में वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं। और वित्त पर केवल राज्यसभा की शक्ति है कि उसे वह 14 दिन तक विलंब कर सकती है, विलंबकारी शक्ति के अलावा उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति उसमें आपको बताया कि भाई काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इनके माध्यम से प्रश्न पूछ करके वे कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। तो देखो अब कार्यपालिका नियंत्रण रखने का कारण कि हमारे देश की जो मंत्री परिषद होती है वो तो आप जानते हो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। बार बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि भारत की मंत्री परिषद किसके विरुद्ध, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसमें आंसर आपको देना है लोकसभा के प्रति, नहीं कि राज्यसभा के प्रति कर देना। तो ये तो कार्यपालिका संबंधी संविधान संशोधन की दोनों की समान शक्ति है कि भाई संसदीय अनुच्छेद 368 के तहत संसद को इख्तियार दिया गया है कि हमारे देश के संविधान में संशोधन कर सकती है, न कि न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन की शक्ति ओनली मात्र किसे प्राप्त है, संसद को, और वो भी अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति मात्र किसे दी गई है, संसद को दी गई है। फिर आती निर्वाचन में भी दोनों शक्ति समान है, लोकसभा और राज्यसभा की, कि वे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। महाभियोग संबंधी शक्ति है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त होती है, उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अपने 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। लेकिन आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया। तो ये तो हो गई लोकसभा की शक्ति। अब देखिए आप राज्यसभा की शक्ति। तो राज्यसभा की भी सेम वही शक्तियां होती हैं, थोड़ा सा अंतर है बस मात्र। तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में सबसे पहले विधायी संबंधी शक्ति, दूसरी वित्तीय शक्ति, तीसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, चौथी संविधान संशोधन की शक्ति, पांचवी निर्वाचन संबंधी शक्ति और छठी है महाभियोग संबंधी शक्ति। तो इसकी भी महत्वपूर्ण शक्तियां सेम वैसी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तीन तो समान है। ये लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं, संविधान संशोधन की, निर्वाचन की और महाभियोग संबंधी शक्ति। केवल तीन में थोड़ा सा अंतर है। ये विधायी संबंधी जो शक्ति होती है आप जानते हो, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पहले राज्यसभा में भी हो सकते हैं, और दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राज्यसभा में पहले सब प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा अगर मानो से अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसके बाद में वह इसमें जाता है द्वितीय सदन में, और द्वितीय सदन में भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन है, समिति स्तर है, प्रतिवेदन स्तर है, और फिर तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन के बाद में वह किसके पास में जाती है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति यानी जो विधेयक होते हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा अगर मान लो संसद के दोनों सदनों इसी रूप में उसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। दोबारा यानी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता कौन, राष्ट्रपति, उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी विधेयक, कानून या एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो ये तो थी इसकी विधायी संबंधी शक्ति। दूसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। अब वित्त के संबंध में आप जानते हो पूरा नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का। वित्त के संबंध में केवल
राज्यसभा को कुछ भी शक्तियां प्राप्त नहीं है, केवल एक विलंबकारी शक्ति प्राप्त है कि वह 14 दिन तक वित्त विधेयक को विलंब कर सकती है, इससे ज्यादा उस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। तो विलंबकारी शक्ति प्राप्त होती है वित्त के संबंध में, क्योंकि वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। उसके बाद में आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में लोकसभा के समान ही राज्यसभा भी जैसे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इनके माध्यम से वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति। फिर आती है संविधान संशोधन संबंधी जो शक्ति होती है, वो संसद की राज्यसभा को भी उतनी शक्ति प्राप्त है जितनी लोकसभा को प्राप्त है। कि संसद यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कोई भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है उसको पारित करेगी, किसके पास भेजेगी? लोकसभा के पास। लोकसभा पारित करने के बाद वो किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करनी ही पड़ेगी। अब संविधान संशोधन के संबंध में आप जानते हो कि राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन के संबंध में वह संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, उसे संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन जो संबंधी शक्ति होती है वो राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की कैसी है? समान शक्ति है कि वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। महाभियोग संबंधी जो शक्ति होती है, तो महाभियोग भी देखो राज्यसभा की उतनी शक्तियां प्राप्त है जितनी लोकसभा को प्राप्त होती हैं। कि महाभियोग प्रस्ताव यानी 2/3 बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों में 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है कौन? संसद। और संसद के दोनों सदनों द्वारा ही वो लाया जा सकता है, नहीं कि एक सदन के द्वारा। तो ये राज्यसभा की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। लोकसभा की भी शक्तियां ऐसी हैं, तो राज्यसभा की थोड़ा बहुत परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तीनों शक्तियां तो समान है, यानी संविधान संशोधन की, निर्वाचन की और महाभियोग संबंधी शक्ति तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की समान शक्ति है। बाकी 3 शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये तो होगी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। उसके बाद में आ जाओ आप संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियां एवं अधिकार, अधिकार भी बोल सकते हैं, मौलिक कार्य भी बोला जा सकता है इनको। कि संसद की कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार उसको प्राप्त हैं, संसद क्या क्या कर सकती है भारतीय संसद। तो सबसे पहले देखो भारतीय जो संसद होती है उसमें कि हमारे देश के लिए एक संसद होगी, और संसद किस चीज से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उसके सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप जानते हो कि संसद की जो संसद है इसके अलग अलग देशों में की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में ये हमारे देश की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? संसद। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि का वह समूह जो देश के लिए कानून बनाता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका। क्योंकि संसद में जो भी सदस्य चुने जा रहे हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? जनता द्वारा। अब लोकसभा में तो जनता द्वारा, राज्यसभा में जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर किस में आते हैं? संसद में। तो संसद की जो महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य होते हैं, सबसे पहली विधायी संबंधी शक्ति, विधायी शक्तियां हैं कि जो भी विधेयक होते हैं संसद में दोनों सदनों में पारित होने के बाद में वे किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में वे कानून का रूप धारण कर लेती है। अब कोई वित्तीय शक्ति आती है, तो वित्तीय शक्ति देखो संसद की यानी महत्वपूर्ण शक्ति है
वित्त के संबंध में कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का होता है। संसद में राज्यसभा केवल वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंब कर सकती है। विलंबकारी शक्ति के अलावा उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में संसद के दोनों सदन होते हैं, वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते हैं अनेक प्रकार के, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है। इनके माध्यम से वे कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के। इसीलिए यानी लोकसभा की विशेष शक्ति है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा ही ला सकती है, राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, केवल लोकसभा ही ला सकती है। संसद की जगह चौथी शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। कि संसद यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत में मात्र किसके पास है? संसद के पास है, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास या न्यायपालिका के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति मात्र किसके पास है? संसद के पास। वो भी कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 368 के तहत। इस संविधान में संशोधन का कार्य संसद करती है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 368 के तहत अपने उपस्थित मतदान में भाग ले रहे 2 सदस्यों के बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में से अलग पारित करना पड़ता है। और एक स्पेशल बात इसमें कि भाई संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, जबकि विधायी संबंध यानी साधारण विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कि अगर मान लो कोई विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है, उसको देश की आवश्यकता पड़ रही है और उसमें दोनों सदन आपस में सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार मात्र किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसमें कौन सा टिक करना है आपको? लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन संविधान एक यहाँ से बनता है कि संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? नहीं बुला सकता। संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। पांचवें अधिकार आता है संसद का निर्वाचन संबंधी शक्ति। कि हमारे देश की जो संसद होती है, संसद के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कि वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये संसद की शक्ति है। फिर है महाभियोग संबंधी शक्ति, ये भी संसद की शक्ति है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, अगर मान लो पारित हो गया, उसी दिन से अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो ये संसद की शक्तियां हैं। सबसे पहली विधायी संबंधी शक्ति, दूसरी वित्तीय शक्ति, तीसरी है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, चौथी है संविधान संशोधन की शक्ति, पांचवी निर्वाचन संबंधी शक्ति और छठा है महाभियोग संबंधी शक्ति। ये संसद की शक्तियां हैं। अब संसद की शक्तियों के बाद में आता है इस चैप्टर में जो देखो कि सबसे पहली चीज है लोकसभा की
विशेष शक्तियां कि लोकसभा की विशेष शक्तियां जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है कि लोकसभा को प्राप्त है, तो वो कहलाती है लोकसभा की विशेष शक्तियां। जैसे आपने पढ़ा कि भाई महाभियोग संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति या निर्वाचन संबंधी शक्ति, ये लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की समान शक्तियां दोनों को प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी इनके पास हैं जो केवल उसी सदन के पास है, तो वो उसकी कहलाती है विशेष शक्तियां। क्या कहलाती हैं? विशेष शक्तियां जो दूसरे के पास नहीं है, केवल उसी के पास प्राप्त है। तो सबसे पहले लोकसभा की विशेष शक्तियां कि लोकसभा के पास ऐसी कौन सी शक्तियां जो राज्यसभा के पास नहीं है, केवल लोकसभा का ही उन पर पूरा नियंत्रण होता है। तो सबसे पहला है मंत्री परिषद की विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कि मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा नहीं ला सकती। मंत्री परिषद को अपदस्थ करने का जो कार्य है वो लोकसभा के पास ही होता है, क्योंकि मंत्री परिषद और लोकसभा एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये इसकी पहली शक्ति होगी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कि किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव की लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो पहली शक्ति। दूसरी शक्ति है धन एवं वित्त। धन एवं वित्त संबंधी जो शक्ति है, धन विधेयक आप जानते हो केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा नियंत्रण वित्त पर किसका होता है? लोकसभा का। राज्यसभा केवल उसे विलंबित कर सकती है 14 दिन तक, उससे ज्यादा भी विलंबित नहीं कर सकती। तो धन एवं वित्त संबंधी जो शक्ति है ये लोकसभा की विशेष शक्ति है। तो ये लोकसभा की दो विशेष शक्तियां होंगी जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, केवल ये लोकसभा को ही प्राप्त है। एक तो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव और दूसरा है धन एवं वित्त संबंधी शक्ति कि धन विधेयक पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का। तो ये इसकी दो विशेष शक्तियां हो गई। उसके बाद में आती है देखो राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा की विशेष शक्तियां कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्य जो केवल राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा उनमें कुछ भी नहीं कर सकती। वो क्या कहलाती हैं? राज्यसभा की विशेष शक्तियां कि वो लोकसभा को प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 249 के तहत अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार मात्र किसे प्राप्त है? राज्यसभा को।
कि वह अपनी अनुच्छेद 249 के तहत अपनी 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके वह राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हमारे देश में देखिए, शक्तियों का बंटवारा, ये जो शक्तियों का बांटा गया है हमारे देश में, तो सबसे पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, और चौथी है अवशिष्ट शक्तियां। इस शक्तियों का जो बंटवारा है वो मूल रूप से तो 3 ही है, लेकिन चौथा एक और माना गया है। तो मूल रूप से सबसे पहला संघ सूची, इस पर कानून केंद्र सरकार, यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? मात्र केंद्र सरकार को। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के जो विषय उन पर केंद्र व राज्य दोनों। इस समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है? केंद्र को भी होता है और राज्य को भी। ये केंद्र भी उसमें कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों में आपस में टकराव होने की स्थिति में केंद्र के कानूनी मानने होंगे। अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, इन पर अधिकार आप जानते हो पहले से ही केंद्र का है, केंद्र सरकार। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। शक्तियों का बंटवारा किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। कि संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची के राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन दोनों में आपस में अगर किसी विषय को लेकर के मतभेद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कानून केवल केंद्र के ही मान्य होंगे। अवशिष्ट शक्तियों पर आप जानते हो केंद्र का पहले अधिकार होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किसके पक्ष में है? केंद्र सरकार के पक्ष में, न कि राज्य सरकार के पक्ष में। तो ये राज्य सूची के जो विषय आप जानते हो, इस पर भी कानून अनुच्छेद 249 के तहत कौन बना रही है? राज्यसभा को एक विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 के तहत, कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची की किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो ये राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है। दूसरी शक्ति है इसकी अनुच्छेद 312 के तहत। ये अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में जो नियुक्ति का अधिकार है वो मात्र किसे प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है, न कि लोकसभा को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 312 के तहत भारत में जो अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं उनमें नियुक्ति का अधिकार मात्र किसे दिया गया है? राज्यसभा को प्राप्त है। तीसरी जो इसकी शक्ति है वो है आपातकाल से संबंधित। आपातकालीन आपातकाल से आपातकाल से संबंधित का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी भारत में से आपातकाल लागू है उस समय अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का मामला विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जब तक नवीन लोकसभा का गठन नहीं होता है तब तक उस आपातकाल को जारी रखने की जो जिम्मेदारी है वो किस पे आ जाती है? राज्यसभा। कि भाई भारत में जब तक नवीन लोकसभा यानी नई लोकसभा का गठन नहीं होता है तब तक उस आपातकाल को जारी रखने का कार्य जिम्मेदारी किसकी बढ़ जाती है? राज्यसभा की। तो ये राज्यसभा आपातकाल को यानी जारी रखने का कार्य भी करती है। किस समय? जब लोकसभा का विघटन हो जाता है उस समय। तो ये तीन इसकी विशेष शक्तियां हैं किसकी? राज्यसभा की। अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत, और एक आपातकाल से संबंधित है कि अगर देश में आपातकाल लागू हो गया और मान लो लोकसभा का विघटन हो गया उसी समय, तो ऐसी सिचुएशन में उस आपातकाल को जारी रखने का कार्य कौन करती है? राज्यसभा करती है। और ये कब तक करेगी? जब तक नवीन लोकसभा का गठन
नहीं होता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की क्या है, अलग अलग विशेष शक्तियाँ हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं क्लास के लिए। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है कि लोकसभा की 2 विशेष शक्तियाँ या राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियाँ। तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। और इसमें देखो लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीड के लिए भी उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कक्षा 8th, 10th और 12th में ये चैप्टर यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 10th की सामाजिक एग्जाम भी नहीं है, वो बच्चे इसको स्पेशल देखें। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 7 नंबर का, तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो ये लोकसभा यानी जो इकाई नंबर भारत में शासन इकाई नंबर 2 थी, उसमें पहला चैप्टर था आपका संसद का, कि संसद का गठन, उसकी शक्तियाँ, अधिकार जो भी थे वो आपको पूरे बताएंगे। अब अगले वीडियो में आपका जो स्वागत करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इसी चैप्टर से, विधेयक के बारे में, कि भाई विधेयक क्या है, वो किस प्रकार से जारी होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए।